नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बार फिर से हम आपका वेस्टर्न रेलवे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली जो मार्केबल पॉइंट है, वो आपको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि छोटे छोटे डाउट जो है लगातार यहाँ पे कैंडिडेट को देखने को मिल रहा है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, डिक्लेरेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 10th में कितना नंबर डालना है, ये सबसे मार्केबल और सबसे नोटिस करने वाला पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था ना पिछला सेशन का बात करें तो सबसे ज्यादा आपको 10th का मार्क्स को लेकर ही यहां पे रिजेक्ट हुआ था। कोई बोल रहे कि 500 डाल दे, कि कोई बोल रहे 600, कोई बोल रहे 700, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप सारा आपको इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ कैंडिडेट को एज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ इतना बढ़ रहा, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम जनरल से हैं, ST SC OBC हैं, तो हर तरह का प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि अगर कौन कौन से आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी गलती को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो फाइनली हम आ गए हैं आपका वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देखिए, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना फॉर्म भरने में, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लास्ट डेट का बात करें तो 26/7/2023 से अभी बहुत है, मतलब पूरा जुलाई आपका है, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से फॉर्म भरिए, कोई भी हड़बड़ा कर भरने का जरूरत नहीं है। एनालिसिस करिए कि कहां पे कट ऑफ कम जा रहा है, कहां पे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, ठीक है। सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिए। और खासकर वो सभी कैंडिडेट जिसका एज यहाँ पे खत्म होने वाला है, जिसका कम परसेंटेज बन रहा है, उन सभी को ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए हड़बड़ा कर किसी भी को भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। कुछ टाइम रुक जाइए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम चैनल पे एक वीडियो लेके आए, जिनका कम परसेंटेज बन रहा है उन सभी को कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आपको यहां पे धैर्य बना के रुकना पड़ेगा। चलिए यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एज के रिगार्डिंग देख लीजिए कि एज का बात करें ना तो आपका 26/7/2023 से आपका एज का काउंट होगा, ठीक है। 26 जुलाई से आपका एज का काउंट किया जाएगा। तो इसके अनुसार आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे अपना जो एज है वो मिला लीजिएगा। बात करें तो आपको ST SC में आपको 5 साल का और OBC में 3 साल का, PWD में मैक्सिमम आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन, एज में छूट देखने को मिलता है। अब बात करें, यहां से भी आप अपना पता लगा सकते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपका एज लिमिट जो है 26/7/1992 से लेकर 26/7/2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे बात करेंगे SC में अगर आप हैं तो SC में देखिए 26/7/1994 से लेकर आपका 26/7/2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप OBC का बात करें तो OBC में देखिए 26/7/1996, ठीक है। 26 से पहले वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 25, 24, 20 ये सभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते 26 से पहले वाले। तो 26/7/1996 से लेकर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26/7/2008 के बीच आ रहा तो OBC वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अदर जिस भी कैटेगरी से अगर आप PWD अनरिजर्व में आते हैं तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जानते ही हैं। उससे पहले हम आपको छोटा सा बात बता देते हैं कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 3624 पोस्ट का, तो 21/6/2023 के डेट में आपका डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट जो है आपके पास आ जाना चाहिए, तो ही आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है कि आप NCVT SCVT किसी भी तरह का अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल बात करें तो 17 आपका ट्रेड में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। हर छोटा से छोटा अपडेट को आपको देखते हुए चलना है ताकि कोई भी यहां से मिस्टेक आपसे ना हो। जो भी आपका डिप्लोमा हो गए या फिर बीटेक होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, वो सभी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। या फिर जो एक बार कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर लिए हो, चाहे रेलवे से हो, DRDO हो या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो इस अप्रेंटिस का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी सावधानी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद ना हो। और यहाँ पे बात करें तो कौन कौन सा चीज, EWS का भी बात करें तो देखिए सबका आपका करंट ईयर का होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट लगाइएगा 23-24 करंट ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे EWS का बात कर लीजिए या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें उसका 100 रुपीज का आपका पेमेंट लगने वाला है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा तब आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो मेरिट बनेगा 10th प्लस ITI के आधार पे बनेगा। इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन इसलिए हो जाता है कि अगर आपने 10th और ITI मार्क्स डालने में थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया तो आप सीधा यहाँ पे बाहर हो जाओगे। सपोज एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं कि अगर आपका 10th में मान लीजिए 80.80 है, ठीक है, और आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम गलती से भी 80 पॉइंट यहाँ पे 90 अगर कर दिया ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.001% पे भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी का सिलेक्शन रुक भी जाता है, ठीक है। इसीलिए जो एग्जैक्ट आपका है, पॉइंट के बाद भी जो एग्जैक्ट डिजिट है उसी डिजिट को आपको मेंशन करना है, ना एक ऊपर ना एक नीचे, ठीक है। जो एग्जैक्ट है वही एग्जैक्ट आपको मेंशन करना है। चलिए अब यहां पे आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स में। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए कि जो भी बिहार से हैं, झारखंड से, यूपी, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जहां से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो आपका मार्क्स को लेकर जो आप डाउट है ना, यहां आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स यहां पे आपको क्लियरली बोल के एक यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे दिया गया है। सबसे पहला मैं आपको बोल रहा कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एसएससी मैट्रिकुलेशन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंटेन इन द मार्कशीट। यहां पे सीधा बोल रहा कि आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा, जितना आपके मार्कशीट पे टोटल सब्जेक्ट है उसके बेस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। चाहे आप झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, बंगाल बोर्ड से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां से भी आप हैं, ठीक है, आपके मार्कशीट में जितना सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, एडिशनल को भी लेकर, एडिशनल को छोड़कर नहीं, एडिशनल को भी लेकर आपको मार्क्स पुट करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 का फंक्शन नहीं रखना है, नहीं तो सीधा सीधा पिछला बार जैसा रिजेक्ट हुआ था वैसा इस बार भी हो जाएगा। देखिए आपको क्लियर बोला है, नॉट बेस्ट ऑफ 5 बट टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, अल्टरनेट और ईटीसी। कहने का मतलब है कि आपको बेस्ट ऑफ 5 नहीं देना है, ठीक है। आपके मार्कशीट में चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, एडिशनल सब्जेक्ट हो या फिर अल्टरनेट सब्जेक्ट हो, सभी को इंक्लूड करना है, ठीक है, सभी को जोड़कर आपको नंबर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्कशीट में यहां पे बात करें कि टोटल 6 सब्जेक्ट है, अब एक सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे एडिशनल है, ठीक है, उसका आपका पास होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा ना तो इस भी सब्जेक्ट का नंबर आपको जोड़ कर देना है। मतलब टोटल नंबर हो गया 600 और 600 में आपने जो भी 600 सब्जेक्ट का नंबर जोड़कर आपको यहां पे लिखना है, आपका जितना भी होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि परसेंटेज ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस यहां पे कर दिया। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हमने पहले आपको बता दिया कैसे अप्लाई। एक पॉइंट आपको यहां पे है कि इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन कौन कौन का कारण हो सकता है। पहला, एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर अपलोड नहीं करिएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर फोटो अपलोड नहीं करने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विद स्कैन फोटो बट यहां पे वेयरिंग गॉगल्स विथ कैप, तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आपके फोटो में आपके ऊपर, ठीक है, चश्मा होता है या फिर आपका टोपी होता है, तो उसके बाद अगर बात करें ब्लर होता है, ठीक है, आपका जो फेस है वो सही से नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉट प्रोसेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई क्वालिफिकेशन इन द प्रिविलेंट ट्रेड ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो अगर आपका फॉर्मेट में अगर आईटीआई नहीं होता है, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया वो अगर ट्रेड यहाँ पे मेंशन नहीं होता, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन विदाउट वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड फ्रॉम दी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर दी एनेक्सर BCD, तो जो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको यहाँ पे वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एज, वो आपको करने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ओवर एज, अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म एंड व्हेन डिरेक्टेड इट लेबल टू रिजेक्ट, आप अगर यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन विद माइनर चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो मान लीजिए एक बार आपने फॉर्म अप्लाई किया जिसमें आपका नाम अगर मान लीजिए यहाँ पे अमर है, तो अमर में मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में आपने एक जगह यहाँ पे कुछ और आपका लेटर गलती से पुट हो गया, तो आप सोचिएगा कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर दें हम और यहाँ पे फिर से फॉर्म फिल कर दे, मत करिएगा ऐसा गलती, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एनी अदर फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटी एज ऑब्जर्व एंड कंसीडर्ड इज इनवैलिड बाय RRC, और किसी भी तरह का अगर त्रुटि पाया जाता है आपका फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट रीजन यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन विदाउट रिलेवेंट लीबल एनेक्सर एज पर दी पारा 9 एंड एबव, तो इसमें सिंपल आपका 13 तरह का रीजन बताया गया, अगर इसमें से कोई एक भी गलती अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा रीजन था आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। बाकी किसको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर हम यहाँ पे अभी एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम डिटेल से फिर आपको बता सके कि जिसका कम परसेंटेज है कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं किया, और अगर मान लीजिए गलती कर भी दिए होंगे तो फिर दोबारा से फॉर्म भी अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म भी आपका सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। इसी तरह का पल पल रेलवे का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।